हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में अभी जो है मध्यकालीन बिहार का इतिहास और प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। जिससे क्या होता है कि सारा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपका 70% जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, 90% 70% से आपका 90% जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का, आपका आधुनिक बिहार का इतिहास से ही आता है। अगर बिहार स्पेशल में इतिहास का क्वेश्चन अगर 10 है तो क्या करेगा कि 8 क्वेश्चन क्या आपका पूछ लेगा, तो आधुनिक बिहार के इतिहास से ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और उसको देखने से पहले क्या करिएगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक बिहार का इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तब अपना टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोपियों का आगमन जो हुआ था भारत में, तो बिहार में कब प्रवेश हुआ था वो देख लेना है। ठीक है, जनजातीय विद्रोह देखना है। जनजातीय विद्रोह में बहुत सारा विद्रोह है, ठीक है, वो सब हम लोग को सब देखना है। ठीक है, 1857 के क्रांति का और बिहार देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार देखना, पृथक बिहार का जो गठन हुआ था कैसे हुआ था, जो 1912 ईस्वी में हुआ था और 1936 ईस्वी में लास्टली हुआ और फिर 2000 ईस्वी में बंटवारा हुआ। ये सब हम लोग को बारी बारी से देख लेना है ताकि अपना क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूरोपीय कंपनी का प्रवेश जो बिहार में हुआ था कैसे वो देख लेना है, बंगाल बिहार एवं अंग्रेज देखना है, जनजातीय विद्रोह देखना है, संताल विद्रोह देखना है और आपका मुंडा विद्रोह देखना है। इतना टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और 2 से 3 क्लास में आपका क्या होगा कि सारा मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में जो अगर सर्वप्रथम आया था, कौन आया था, ये बार बार पूछते रहता है, तो पुर्तगाली सर्वप्रथम आया था, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा आया था। ये हुगली कहां पे है, तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के ही समीप है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो आपको पूछे कि अगर सबसे पहले बिहार में कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। और पुर्तगाली जो आया था कहां से आया था, हुगली से आया था और पटना में आया था नाव के सहारे। ये बात आपको याद रखना है। पुर्तगाली आया क्यों, तो यहां से कुछ ना कुछ व्यापार करने के लिए आया होगा। तो यहां से इसको क्या क्या मिलता था, तो सोना मिलता था, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त हुए। ये बात आपको याद रखना है। ये सोरा बोड़ा वाला नहीं होता है, इससे क्या होता है कि बम बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है, विस्फोटक चीज। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है उस जो है डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और डचों की अभिरुचि क्या था, अभिरुचि मतलब कि उसका रुचि किसमें था, तो यहाँ पर सूती वस्त्र और सोरा आदि में उसका रुचि था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। इस बार भी बीपीएससी में पूछा था कि कब जो है डच कंपनी अपना खोला था, तो डच अपना कंपनी कब खोला था, 1632 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में अपना आलमगंज में अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। लेकिन ये केंद्र क्या हुआ था कि बंद हो गया था 1621 ईस्वी में। अंग्रेज को जो वास्तविक सफलता मिला यहाँ पे कंपनी खोलने में, व्यापार केंद्र खोलने में, तो कब मिला, तो आपको याद रखना है कि 1651 ईस्वी में मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में कितना ईस्वी में मिला इसको सफलता, तो 1651 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अंग्रेज यात्री था एक पीटर मुंडी, जो 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार का संभावना देखा और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। तब अंग्रेज लोग को क्या बोला कि इन्फ्लुएंस किया कि आइए यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाइए और यहाँ से भी आप व्यापार कर सकते हैं। तब अंग्रेज लोग आना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री जो है वर्तमान में कहाँ पे है, तो गुलजार बाग के पटना में स्थित है। वहां अभी क्या होता है, तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और एवं सर्वे कार्यालय है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है वहां पर क्या स्थित है, तो गवर्नमेंट जो प्रिंटिंग प्रेस है ना बिहार का, वो है, और सर्वे कार्यालय है उसी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जहां पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश लोग अपना कंपनी खोला था वही बिल्डिंग में। डेनिश कंपनी के बारे में देखते हैं तो क्या हुआ कि 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली जो कोठी है उसी के समीप अपना फैक्ट्री खोला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि डेनिश कंपनी अपना फैक्ट्री कब खोला था, तो 1774 ईस्वी में पटना सिटी में खोला था, नेपाली कोठी के समीप। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि मुगल शासक जो फर्रुखियत था 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक क्या हुआ कि ये शासक रहा था। ये 1717 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्कों को प्रयोग करने की मान्यता दे दिया। इस कारण से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से छूट मिल गया भारत में व्यापार
करने का, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इसको तो एक तरह से क्या हुआ कि पूरा मार्केट खुल गया और एक कहीं भी अपना सिक्का चला सकता था और कहीं भी भारत में व्यापार कर सकता था, इस कारण से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेजी जो कंपनी था 1717 ईस्वी में व्यापार अधिकार तो प्राप्त कर लिया था, अभी हम लोग देखें। ठीक है, दूसरी ओर क्या हुआ कि अलीवर्दी खां जो था मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहा था बंगाल में। इस कारण से क्या होते रहता था कि व्यापारिक हितों में संघर्ष होते रहता था अलीवर्दी खां के साथ और किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया और उसका जो नाती था सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बना। और फिर क्या हुआ कि 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लासी की लड़ाई बोलते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1757 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को पराजय मिला था और अंग्रेज जो था क्या किया था कि जीत लिया था। ठीक है, और जीतने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद मीर जाफर को अपना अंग्रेज जो था कठपुतली नवाब बना दिया। मतलब सब काम तो करता कौन था, अंग्रेज ही करता था, लेकिन नवाब के रूप में किसको बनाया, तो मीर जाफर। इससे फायदा क्या होता था, जैसे कि सारा फायदा तो ले लेता था अंग्रेज, लेकिन अगर कोई अकाल आ गया, कोई मान लिया जाए कि आपका अटैक कर दिया, कोई संघर्ष हो गया बाहर से, तो ये सारा जो जाता था किस पे जाता था, तो मीर जाफर पे जाता था। प्रॉब्लम सारा झेलता था लोगों से, कौन झेलता था, तो मीर जाफर। और फायदा कौन उठाता था, तो आपका अंग्रेज उठाता था। इस कारण से क्या किया कि ये जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया, कठपुतली नवाब। ठीक, 1760 ईस्वी में क्या किया कि मीर जाफर फिर से वो आनाकानी करने लगा, तो उसके जगह पर उसका दामाद को मीर कासिम को नवाब बना दिया अंग्रेज। ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेजों को फिर से वो हस्तक्षेप करने लगा और उसका जो उद्देश्य था, अंग्रेज का जो उद्देश्य था, उसमें ये बाधा आने लगा। और ये जो था अपना कंपनी कहाँ पे बनाया, तो मुंगेर बना लिया था मीर कासिम। और मीर कासिम मुंगेर इसलिए बना लिया था, क्यों ऐसा किया था, क्योंकि अंग्रेज जो था बहुत उसमें हस्तक्षेप करते रहता था। ठीक है, स्थानीय व्यापारियों को क्या किया, ये मीर कासिम के करों से समाप्त कर दिया, टैक्स लगाना मना कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा व्यापार करने में। और इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो था फिर से 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर फिर से किसको राजा बनाया, नवाब बनाया, तो मीर जाफर को ही बना दिया। ठीक है, 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो था भाग कर कहां आ गया, पटना आ गया, और पटना में अंग्रेज जो फैक्ट्री था उस कर लिया, तो अधिकार कर लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम जो था जाकर मिला अवध के नवाब सिराजुद्दौला से और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। और फिर ये जो तीनों था, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था और ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, ये तीनों मिलकर क्या किया कि अंग्रेज से लड़ने का योजना बनाया और युद्ध हुआ। और इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बक्सर का युद्ध बोलते हैं। और यहीं से क्या माना जाता है कि जो ब्रिटिश का एक सर्वशक्तिमान मतलब कि सत्ता स्थापित भारत में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों जो था संयुक्त युद्ध किया था किससे, तो अंग्रेज से। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करता पूछते रहता है कि कौन था आपका बक्सर के युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो था। ये लड़ाई कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था, तो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है, जिसमें क्या हुआ कि ये जो है इसमें संयुक्त सेना की हार हुई और ब्रिटिश का जीत हुआ। और यहाँ पे भारत में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से सत्ता का, ब्रिटिश सत्ता का विकास होना शुरू हो गया। मतलब कि मेन रूप से यहीं से इसका स्थापना हुआ था सत्ता। ठीक है, और फिर तो हम लोग जानते हैं कि 1947 ईस्वी तक ये रहा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का एक संधि हुआ। ये बार बार पूछते रहता है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन संधि हुआ था, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद के संधि। इसके तहत क्या बोला गया कि जो मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय को, उसको वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। वो अपना राज्यपाट अब छोड़ेगा और उसको 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और वो उसके बदले में क्या होगा कि ब्रिटिश को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का लगान वसूल करने का अधिकार दे देगा। कौन, तो मुगल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, तो 26 लाख रुपया साल भर में मिलेगा और उसके सिवा कुछ नहीं। वो अपना सारा काम अब किसको दे देगा, ब्रिटिश को दे देगा। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिडल्टन को क्या किया कि राजा धीराज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। ठीक है, और उसी में क्या हुआ कि 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायाब दीवान बनाया गया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और पटना और भागलपुर दरभंगा पूर्णिया अकाल से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इससे भयंकर प्रकोप में था। ठीक है, और 1783 ईस्वी में फिर से अकाल पड़ा। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर जांच अधिकारी आया और जांच अधिकारी कौन था तो जॉन शोर था। ये बात आपको याद रखना है। और जॉन शोर ने बोला कि यहाँ पर अनागार मतलब कि एक ऐसा जगह बनाया जाए जिसमें क्या हो कि आप अनाज रख सकते हैं ज्यादा मात्रा में। इस कारण से क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन के द्वारा क्या बनाया गया था तो गोल घर बनाया गया था, जो अभी भी हम लोग देखते हैं गांधी मैदान के पास है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जनजातीय विद्रोह कुछ हुआ था। और जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ था तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोग जो था अपना आधिपत्य बढ़ाया जा रहा था, और आधिपत्य बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि किसी का क्षेत्र में आप जाके क्या करने लगते हैं कि उसका क्षेत्र हथियाने लगते हैं, उसका धार्मिक आर्थिक हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है विद्रोह होता है। और साथ ही साथ इसी तरह से क्या किया था अंग्रेज, जो जनजाति लोग से ऐसा करने लगा तो उसी विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं तो जनजातीय विद्रोह बोलते हैं। मतलब कि जो जनजाति लोग जो था क्या करने लगा था कि इसका अंग्रेज लोग का विद्रोह करने लगा। जब उसका धार्मिक आर्थिक राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगा अंग्रेज तो क्या हो गया, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए तो जनजातीय विद्रोह नाम दे दिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनजातीय विद्रोह अगर देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जहां जहां पे आपको खाली है ना वहां पर आप समझिएगा कि कोई पार्टिकुलर आदमी का नाम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था तो 1789 से 1794 के बीच में हुआ। और छोटा नागपुर प्रदेश जो था इसका क्षेत्र था, इसका नेतृत्वकर्ता का मेन रूप से पता नहीं चला है। ठीक है, चेरो विद्रोह जो था आपका 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ, पलामू के क्षेत्र में हुआ था और भूषण सिंह इसके क्या थे कि नेतृत्वकर्ता थे। हो विद्रोह कब हुआ था तो आपको 1820 से 1821 ईस्वी तक चला। सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता का पता नहीं है। ठीक है, कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1831 से 1832 ईस्वी में चला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछते भी रहता है। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और बुद्धो भगत जो थे इसका क्या थे कि नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो था कब हुआ था तो आपका याद रखना है 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल परगना में हुआ था। और सिंधु कान्हू जो थे इसका मेन आदमी थे, और चांद और भैरव। लेकिन सिंधु कान्हू को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सिंधु और कान्हू ही पूछते रहता है। ठीक है, सरदारी विद्रोह कब हुआ था तो आपको याद रखना है कि 1858 से 1895 ईस्वी तक चला था। छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का पता नहीं है। ऐसा भी होता है ना कि कोई भी विद्रोह होता है तो एक पार्टिकुलर आदमी थोड़ी ना होता है, उसमें बहुत सारा लोग होते हैं। ठीक, तो किसका नाम दिया जाए ये नहीं पता चलता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक हुआ था तो 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था, और छोटा नागपुर क्षेत्र में चला था, रांची के क्षेत्र में। ये बार बार पूछते रहता है। और ये जो थे इसका नेतृत्वकर्ता मेन कौन थे तो बिरसा मुंडा थे। ये भी बात आपको याद में रखना है। ताना भगत विद्रोह जो हुआ कब हुआ तो आपको याद रखना है 1913 से 1914 ईस्वी में गुमला के क्षेत्र में हुआ था। और जतरा भगत इसके क्या थे कि नेतृत्व करता थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह। ठीक, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है तो 1855 ईस्वी में हुआ था, जस्ट 1857 के क्रांति के पहले। ठीक है, 1857 की क्रांति के तुरंत पहले जो यह विद्रोह हुआ था कहां पर हुआ था तब भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी तक हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसे क्या नाम दिया गया था तो दामन एक कोह भी नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है संथाल विद्रोह को ही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि ये जो विद्रोह हुआ क्यों तो यहाँ पर
क्या हो रहा था कि जनजातीय शोषण हो रहा था, और जनजातीय शोषण होने के कारण यहाँ के जो जनजातीय लोग थे विद्रोह कर दिए। इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस विद्रोह का बाहरी जो लोग थे, मतलब जो दीकू होते हैं, बाहरी लोग के ये सब क्या बोलते थे, तो दीकू बोलते थे। तो जो बाहरी लोग था कौन, ब्रिटिशर, वो क्या कर रहा था कि यहाँ का जो मांझी व्यवस्था था और पंचायत व्यवस्था था उसमें परिवर्तन कर रहा था, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे विद्रोह करना शुरू कर दिए। और यहाँ के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन रहे, तो सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव जो थे मेन रूप से काम संभाले लड़ाई का। ठीक है, यह विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था है उसको मान्यता दिया गया। विद्रोह तो मान लिया जाता है कि क्या होता है कि सारा विद्रोह तो जीतते नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्या याद रखना है संताल विद्रोह के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो मुंडा विद्रोह आपका कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये विद्रोह जो हुआ था सबसे ज्यादा जनजातीय विद्रोह में शक्तिशाली था, और इस विद्रोह के व्यापकता के कारण इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा था, तो उल गुलान विद्रोह नाम पड़ा था। ये भी बात आपको याद रखना है। विद्रोह का कारण अगर पूछे तो सेम कारण वही है कि दिकुओं लोग, मतलब कि ब्रिटिशर लोग को क्या था कि हस्तक्षेप कर रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ व्यवस्था था, एक व्यवस्था था उसका नाम था खुंटकंटी व्यवस्था, उसमें परिवर्तन कर दिया, और इन लोग का जो धार्मिक मामला था उसमें हस्तक्षेप कर रहा था ब्रिटिशर लोग। इस कारण से क्या हुआ कि इन लोग विद्रोह कर दिया, जिनको हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन पूछते रखता है कि बिरसा मुंडा का गुरुजी कौन थे, मतलब कि टीचर कौन थे, तो आपको याद रखना है आनंद पांडे, जो वैष्णव धर्म को क्या दिए थे बिरसा मुंडा को, तो दीक्षा दिए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने स्वयं को सिहबोगा का अवतार बताया, और उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का भी उपदेश दिया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि इस विद्रोह में जो तीव्र गति रहा, कब रहा था, तो आपको याद रखना है कि 1899 में जो था बहुत ज्यादा इसमें विद्रोह हुआ। ये बात आपको याद रखना है, जो कई स्थानों पर अंग्रेज लोग को हरा भी दिया था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 ईस्वी को क्या हुआ कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया। और इस कारण से फिर क्या हुआ कि ये व्यवस्था लगभग खत्म हो गया था 1900 ईस्वी में। ठीक है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो फायदा हो गए। खुटकंटी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में काश्तकारी अधिनियम 1908 को भी पारित किया गया। अगर खुटकंटी व्यवस्था क्या था, तो आदिवासी जो लोग थे ना, ये वंशागत क्या करते थे कि उस क्षेत्र में जंगल को साफ करते थे और वहां पे खेती करते थे, और ये जो खेत होता था पूरे कबीले का स्वामित्व होता था, ना कि किसी विशेष व्यक्ति का। ठीक है, इसी में क्या किया था, अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने लगा कि ऐसा नहीं होगा, अब बाहर के लोग को भी ये सब खेत और ये सब जंगल अपना सकता है, जिस कारण से यहाँ पे विद्रोह हुआ था, और इसको हम लोग खुटकंटी व्यवस्था बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे जो कुछ कुछ विद्रोह बचा हुआ है वो देख लेंगे, और साथ ही साथ 1857 की क्रांति और आगे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।